फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज मेरे प्यारे बेटा हम लोग बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज अबाउट एटॉमिक साइज। अब गौर से सुनना, तो अभी एटॉमिक साइज को मैंने डिफाइन नहीं किया, कुछ उसके हवाले से बयान करने लगा हूँ, तो जैसे सुनिएगा। एटॉमिक साइज से रिलेटेड हमेशा एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी एटॉमिक साइज स्टडी किए बगैर ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बयान कर सकें। इसलिए लाजमी है किसी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो हमें उसके एटॉमिक साइज के बारे में जानना होगा। और हम कहते हैं एटम तो बहुत, एक तो स्फेरिकल होता है और वेरी वेरी स्मॉल होता है एटॉमिक साइज। तो साइज ऑफ एटम आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, इन फॉर्म ऑफ आयोनिक रेडियस, इन फॉर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये डिपेंड करता है कि आप कंपाउंड्स किस टाइप का डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आयनिक कंपाउंड होगा तो उनके आयंस मौजूद होते हैं, वहाँ हम आयनिक रेडियई का तस्करा करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो वहाँ कोवेलेंट रेडियई का तस्करा किया जाता है। एटम आपस में ज्वाइन होंगे तो एटॉमिक रेडियई का तस्करा करेंगे, मेटल एटम जैसे होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये यहाँ पे ये बयान करना लाजमी है कि एटम वेरी वेरी स्मॉल होता है और उसको इंडिविजुअली किसी एटम को स्टडी नहीं किया जाता। फिर दो एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मालूम करके हम लोग एटम के साइज को कंसीडर करते हैं। अब जब हमने एटम को स्फेरिकल कंसीडर किया था तो उसके हवाले से डिफाइन करेंगे कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये देखो, सपोज करो ये एक एटम है बेटा, स्फेरिकल नेचर का है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला बन रहा है उसी को क्या नाम कहने बेटा? एटॉमिक रेडियई का नाम देने। तो एटॉमिक रेडियई इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियई, and that is determined by measuring the distance between the center of adjacent atom with the help of X-ray। यानी कौन सी टेक्निक के जरिए? एक्सरे टेक्निक के जरिए या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट के जरिए हम लोग हमेशा मालूम करते हैं किसको? एटॉमिक रेडियई को। और वो मैंने क्या कहा, कैसे मालूम किया जाता है? इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट एटम्स, मीन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। और उसको हम फिर ज़हर करते हैं नैनोमीटर्स में या एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर्स के अंदर ज़हर किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा शार्ट क्वेश्चन है, किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियई को हम प्रीसाइजली मालूम ही नहीं कर सकते। एटॉमिक रेडियई कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रीसाइजली। क्यों मेरे प्यारे बच्चे? पहली बात तो एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री। शार्प बाउंड्री का मतलब है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस किसी एक जगह पे फिक्स नहीं है, एक जगह पे बाउंड नहीं है। एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जितना भी दूर चले जाएं, न्यूक्लियस से जितने लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहीं पे भी जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस खत्म नहीं हो सकते। तो इसका मतलब एटम की कोई शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं होती। और याद होगा इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 95% कहा था, 100% नहीं कहा था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। मीन एटम के पाए जाने के चांसेस न्यूक्लियस से जितना भी दूर चले जाएं कहीं पे भी बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। दूसरा मेरे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। जब दो एटम आपस में क्लोज आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक लोड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो ही रिपेल करते हैं तो मैं और आप कहते हैं साइज ऑफ एटम
मे चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में एटम का साइज क्या होगा, चेंज होगा। क्या मतलब, मैं सपोज करूं यानी जैसे हाइड्रोजन है फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो, हाइड्रोजन हो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो, हाइड्रोजन है फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो, हाइड्रोजन है सोडियम के साथ कंबाइन हो, तो मुख्तलिफ जब एक एटम किसी दूसरे एटम के करीब आता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्या है, रिपल्शन होती है। तो एटम्स की एटम के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चेंज होती जाएगी, तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं एटम का साइज कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होगा। तो ये तो था एटॉमिक रेडियस के हवाले से। अब मेरे प्यारे बच्चे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है, उसके लिए दो एक फैक्टर्स मैंने आपको बयान करने हैं, उनको आप लोगों ने जहन में रखना है, तो जैसे सुनते रहिएगा। वहां पे एक शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। That is the repulsion, shielding effect is the repulsion created by inner shell electron on the outer shell electron. Inner shell के इलेक्ट्रॉन outer shell electrons को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, shielding effect का नाम देते हैं। It is a repulsion created by inner shell electrons on outer shell electrons. अब मेरे बच्चों, इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिक्रीज हो जाता है। ये एरो नीचे देने का मकसद है, ये डिक्रीज को ज़ाहिर कर रहा है। न्यूक्लियस होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। और अब अगली बात सुनिएगा, दिस इज इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ शेल। जितने शेल की तादाद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बढ़ती जाएगी, उतना इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते जाएंगे। जितनी रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी, उतना समझो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, उतना न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा। जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा, उतना साइज बढ़ता जाएगा। तो आप दोबारा एक दफा सुनिएगा, शील्डिंग इफेक्ट इज द रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ शेल। शेल ज्यादा, न्यूक्लियस का होल्ड कम। न्यूक्लियस का होल्ड कम तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ता है। ये बात मैं बयान करता हूँ। तो अब प्यारे बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन न्यूक्लियस होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल न्यूक्लियस होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, जितना प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा, जितना प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा, जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होती जाएगी, उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जाएगा, अगर शेल का इजाफा ना हो। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, उतना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब दो फैक्टर हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाए तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाए तो एटॉमिक साइज कम होता जाता है। अब इन्हीं दो बातों को मैंने और आपने पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करना है। बेटा, वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स कहलाते हैं। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जब भी हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं किसी भी ग्रुप्स के अंदर, देयर इज अ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल, देयर इज अ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल, शेल बढ़ते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, सर ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। मैं डिफाइन कर देता हूँ, सुनना है, सुन के आप लोगों ने गौर करना है। एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या कह रहा हूँ बेटा, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब अच्छे बच्चे, बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहरहाल चलो ये ध्यान में रख लेना। तो प्यारे बच्चे, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल क्या कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहलाता है, ग्रुप्स। एज वी ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर इज अ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल। जो ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल की तादाद बढ़ती जाती है। जितने शेल बढ़ते जाएंगे, उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है।
हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल पीरियड्स कहलाते हैं। जो ही हम ट्रेवल करते हैं लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड्स में, देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से शील्डिंग इफेक्ट वैसे का वैसे रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो लेकिन क्या हो जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने से शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में ट्रेवल करोगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में ट्रेवल करोगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज वेरी प्रोमिनेंट इन द सेकंड पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज प्रोमिनेंट हुआ करती है, वाज़ेह हुआ करती है। लेकिन ये डिक्रीज जो होना लेफ्ट टू राइट इज लेस इन द हायर पीरियड, यानी आगे था फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड में जब बात करोगे तो उनमें ये डिक्रीज थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा डिक्रीज सेकंड पीरियड में नजर आती है। डिक्रीज इज स्मॉल, क्यों डिक्रीज बेटा, हायर पीरियड में डिक्रीज क्यों स्मॉल है? व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे आ जाते हैं सेकेंडियम से लेकर जिंक तक, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, उनमें इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इनर्शियल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा आ जाएगा, because of shielding effect of intervening electrons that is responsible for the decrease in the force of attraction of nucleus for the electrons present in the valence shell। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से साइज जितना डिक्रीज होना होता है वैसे डिक्रीज होता नहीं है। इसी बात को थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल में लेके आऊं। अब गौर से सुनना मेरे बेटा, पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पीरियोडिक टेबल में ये दो चीजें नजर आ रही होंगी, गौर से सुनना। जैसे ये है हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये टॉप टू बॉटम है बेटा, ये टॉप टू बॉटम है, ये टॉप टू बॉटम है, ये टॉप टू बॉटम है, ये वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा। तो ओवरऑल 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। जैसा आप ग्रुप में क्लासिफाई करें तो ए और बी है, ये बेटा बी, थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक है, और ये ए वाले हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए, एट्थ ए, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे बात सुनना, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये टॉप टू बॉटम है। हाइड्रोजन में एक शेल होगा, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटाशियम में 4 शेल, रुबिडियम में 5 शेल, सीजियम में 6 शेल, फ्रांशियम है आगे बेटा उसमें 7 शेल होते हैं। टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं। लेकिन आप लिथियम से नियान तक पहुंचे, यहाँ तक लिथियम में भी 2 शेल होंगे, बेरिलियम में भी 2 शेल, बोरान में 2 शेल, कार्बन में 2 शेल, नाइट्रोजन में 2 शेल, ऑक्सीजन में 2 शेल, फ्लोरीन में 2 शेल, नियान में 2 शेल। तो लेफ्ट टू राइट शेल की तादाद क्या रहती है, सेम रहती है। तो लेफ्ट टू लिथियम से नियान की तरफ जाओगे तो शेल रिमेन सेम, बट न्यूक्लियर चार्ज देखो बढ़ा है। इस लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होंगे, नियान के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होंगे। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नियान में चले जाओ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी नियान में भी दो शेल हैं, लिथियम में भी 2 शेल हैं, लेकिन इसका न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ बेटा 10 प्रोटॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस को दूसरे शेल को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस होल्ड बढ़ गया, न्यूक्लियस के होल्ड बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड यूनिक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ेगा, साइज कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट लिथियम से नियान की तरफ, सोडियम से आर्गन की तरफ जाओगे, सोडियम से लेके आर्गन तक आओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइज कम होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन से फ्रांशियम की तरफ, इसी तरह हीलियम से रेडॉन की तरफ आओगे तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में ट्रेवल करोगे, शेल बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियस होल्ड कम हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ जाता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
और मैं कह रहा था जब हायर डिक्रीज इन साइज इज प्रोमिनेंट इन द सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड था लिथियम वाला। ये पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम से लेकर नियान तक, सोडियम से लेके आर्गान तक 8 एलिमेंट, फिर आगे 18 एलिमेंट हैं, फिर आगे 18 एलिमेंट है, फिर सीजियम से लेके आगे बता 32 एलिमेंट हैं। तो आप लोग देख रहे हैं पोटाशियम वाली सीरीज में अगर गौर करें तो सेकेंडियम से लेके जिंक तक ये ट्रांजिशन सीरीज आ गई नहीं। इसी तरह बेटा यट्रियम से लेके नेक्स्ट सीरीज में कैडमियम तक और सीरीज आ गई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं जो कि आप लोग देख रहे थे सेकंड पीरियड में ये सीरीज मौजूद नहीं थी, ये खाली बेटा है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से जितना साइज डिक्रीज हो रहा था वैसे साइज डिक्रीज नहीं होगा जिस तरह साइज लिथियम से नियान में डिक्रीज होता है। तो लिथियम से नियान में साइज डिक्रीज ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट पीरियड में भी डिक्रीज है लेकिन उतनी डिक्रीज नहीं है जितनी लिथियम से नियान में होती है। तो इस तरह हम लोग वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये था ओवरऑल जनरल व्यू, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट वीक।